बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर मुख्तार अहमद अवान, कोरियन लैंग्वेज टीचर, सियोल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस, खन्नापुर, इस्लामाबाद। जी, तो आज का जो मेरा वीलॉग है वो है F3 कोरिया, साउथ कोरिया वीजे के मुतालिक, जिसे फैमिली डिपेंडेंट वीजा भी कहा जाता है। आज इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वीजा होल्डर या कौन कौन से लोग ये F3 वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए दरकार होते हैं, जरूरी होते हैं। उस सारी की तफसील मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले पहले आप लोग, जो लोग कोरियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कोरियन लैंग्वेज के बारे में जानना चाहते हैं, जो लोग कोरिया के बारे में जानना चाहते हैं, कोरिया के वीजों के बारे में जानना चाहते हैं, और जो लोग कहीं भी किसी मुल्क की कंट्री का वीजे के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, उसको लाइक भी और शेयर भी करें। मैं ये सारी डिटेल आपको गाहे बगाए देता रहता हूं, तो आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और बेल का बटन जो है उसको भी आपने प्रेस कर देना है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। F3 वीजा। तो इससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देता चाहूं, जो लोग कोरिया में E9 वीजे पर मौजूद हैं, कि उनके लिए एक इन फ्यूचर बहुत जल्द एक गुड न्यूज आने वाली है, जिसमें वो E74 वीजे के लिए अप्लाई कर सकेंगे, वो भी 3 साल के बाद। पहले ये होता था कि आप 5 साल बाद अप्लाई करते थे, लेकिन अब ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपको ये एक सहूलत, फैसिलिटी मिलने वाली है E9 वर्कर के लिए, कि वो 3 साल के बाद E74 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि बहुत सारे मसाइल होते थे, फैमिली को बुलाने वाला ये मसला होता था कि फैमिली को बुलाएं, या 5 साल के बाद आप अप्लाई करते थे, फिर लग जाता था साल 1.5 साल, तो उसके बाद आपको मिलता था, फिर आप जो है वो अब फैमिली बुलाते थे। तो लेकिन ये आपको अच्छी सहूलत मिलने वाली है। लेकिन इसमें एक शर्त है, वो शर्त ये है कि आपने अगर 3 साल के बाद आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको 2 साल के अंदर अंदर कोरियन लैंग्वेज के लेवल 2 करने होंगे, यानी 2 लेवल जो है वो कोरियन लैंग्वेज के करने होंगे। उसके बाद ही आप अपनी फैमिली को बुला सकेंगे। तो देखें, उन्होंने लैंग्वेज को बहुत मोड कर रहे हैं। बेशक उनको बहुत ज्यादा वर्कर की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, वो अपने मुल्क में ज्यादा से ज्यादा जो वर्कर है वो लेकर आना चाहते हैं, ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़े, लेकिन वो लैंग्वेज पे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। तो यहां पे भी उन्होंने लैंग्वेज के लिए वो जरूरी कर दिया है। तो ये जो है वो उसके बाद अगर आप 2 साल के अंदर अंदर आप लैंग्वेज के 2 लेवल नहीं कर पाते, तो फिर आपको 6 महीने का और वीजा दिया जाएगा, फिर आपको वापस आना होगा अगर आप इस लेवल को नहीं करते। तो ये तो एक गुड न्यूज थी कि अब वो उनके यानी 3 साल के बाद आप E74 अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि E74 की बेस पे ही जब आप वो वीजा हासिल कर लेते हैं, उसके वीजे के बेस पर ही, E7 वीजे की बेस पर ही आप जो है वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को कोरिया में बुला सकते थे अपने पास। तो ये इसके लिए जो है ना वो जरूरी है। मैंने आपको कहा कि चलें ये आपको एडवांस में आपको गुड न्यूज दे दूं, ताकि बहुत जल्द जो है ना वो आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो अब आते हैं F3 वीजा के बारे में। ये F3 जो है फैमिली डिपेंडेंट वीजा है, ये किस किस को मिलता है। देखें, ये F3 वीजा होता क्या है। ये आप इस वीजे पर आप अपने स्पाउस यानी अपनी बीवी को और अनमैरिड चिल्ड्रन को, बच्चों को बुला सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो 19 साल से कम हो। अब जहां पे बात कहते हैं 18 साल से कम, 18 साल से नहीं, जो 19 साल तक अभी ना पहुंचे हों, वो बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 19, यानी 19 साल से जो कम, अभी पूरे 19 साल के नहीं हो, उनको आप भी बुला सकते हैं, लेकिन उनकी शादी ना हुई हो। तो उसमें कौन कौन से जो है वीजा होल्डर या कौन कौन से लोग उसको बुला सकते हैं। जी, तो कोरिया में मौजूद ऐसे लोग जो कल्चर या आर्ट वीजे पर यानी D1 वीजे पर मौजूद हैं, वो बुला सकते हैं। जो D2 यानी स्टडी वीजे पर मौजूद हैं, वो बुला सकते हैं। उसके बाद D4 यानी जनरल ट्रेनिंग वीजे, उस पर बुला सकते हैं। उसके बाद D6 रिलीजियस वर्कर जो वहां पे गए हुई हैं, वो बुला सकते हैं। उसके बाद D7 इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, यानी कि कोई कंपनी ऐसे पाकिस्तान में है और उसका वर्कर, उसका एक जो वहां पे कोरिया में भी वो कंपनी ऑपरेट कर रही है, तो यहां से वो कोरिया में आपको ले जाते हैं, तो उसको D7 वीजा दिया जाता है। तो वो भी अपनी फैमिली को, अपने स्पाउस को, अपने अनमैरिड बच्चों को बुला सकता है। उसके बाद
जी D8 जो जिसको इन्वेस्टमेंट वीजा भी या ट्रीटी इन्वेस्टमेंट वीजा यानी तिजारती वीजा भी जिसको कहा जाता है D8, वो भी अपने यानी फैमिली को बुला सकते हैं। उसके बाद जो ट्रेड वीजा होता है जैसे ट्रीटी ट्रेड वीजा जो D9 वीजा है उस वो बुला सकते हैं। उसके बाद E1 जो प्रोफेसर हैं वो बुला सकते हैं। E2 जो फॉरेन लैंग्वेज टीचर हैं वो बुला सकते हैं, अपने ले सकते हैं ये वीजा। उसके बाद रिसर्च जो वहां पे रिसर्च पे गए हुए हैं E3 पे वो बुला सकते हैं। उसके बाद E4 जो पे वीजे पर गए हुए हैं, जो टेक्नोलॉजिकल गाइडेंस का वीजा होता है उसको वो जो है ये वीजा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशन जो स्किल्ड होते हैं E5 वो बुला सकते हैं। उसके बाद E6 आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट पे जो जिनको वीजा मिला हुआ है वो बुला सकते हैं। और E7 जो जिसे हम जो है ना वो स्पेसिफिक डिजाइन क्या कहते हैं एक्टिविटीज वीजा भी कहते हैं, स्पेशल वीजा भी कह सकते हैं। E7 उस पे जिसमें E7-4 भी E9 वर्कर को जो मिलता है वो भी इसमें शामिल है। तो ये थे जी इसमें जो वो लोग जो वीजा होल्डर जो उसको बुला सकते हैं, मतलब कोरिया में अपने बच्चों को और अनमैरिड चिल्ड्रन को। और इसके अलावा इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो आपको एक वीजा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी होती है, ठीक है। उसके बाद आपको रिसेंट पासपोर्ट जो फुट साइज का फोटो होता है वो 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर, सबको पता है, कलर, वो आपको उसमें देना होता है। उसके बाद ओरिजिनल पासपोर्ट। उसके बाद एक वहां पे जो लोग रह रहे होते हैं वो एक कंफर्मेशन का वीजा नंबर जारी होता है जो वो लोकल जहां पे वो रह रहे हैं कोरिया में, वहां पे लोकल इमिग्रेशन जो ऑफिस है कोरिया में, वहां से वो नंबर मिलता है, वीजा का एक नंबर जारी किया जाता है। वो आपने जो है ना वो जमा कराना होता है। उसके अलावा वीजा फीस है जो जहां पे अगर वो आपने उधर से आपको नंबर मिल गया तो फिर वो भी साथ लगाना होता है। उसके बाद आपको वीजा फीस जो है वो फीस जमा करवानी होती है। वो वैसे पहले तो 12,000 थे, अब 18,000 है, यानी कि 2024 की ये मैं यानी कि नवंबर के महीने की बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ जाए तो या कम हो जाए तो मुझे नहीं इसका पता, लेकिन 18,000 है उसकी फिलहाल चल रही है। तो ये वाली जो है इसमें आपने वो सबमिट वहां पे करवानी होती है। लेकिन कि अगर वहां आपको वीजा जो का नंबर है वो जारी नहीं होता या वो नहीं मिलता, तो क्या उसके बगैर भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसमें नंबर 1 वही ओरिजिनल और फोटो कॉपी, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको प्रूव करता हो, रिलेशन प्रूव करता हो कि उसमें कौन कौन से, यानी आपका उस शख्स जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं उस शख्स के साथ आपका रिलेशन क्या है वो आपको साफ जाहिर है। वो मैरिज ऑफ सर्टिफिकेट यानी जो शादी का सर्टिफिकेट होता है वो होता है। और उसके अलावा बच्चों के लिए बे फार्म जिसे हम कहते हैं, या बर्थडे सर्टिफिकेट, वो जो है आपने उसमें नंबर 1 पे वो होता है, सबमिट करवाना होता है। उसके अलावा कोरियन वीजा जो आपको इनवाइट कर रहा होता है उस शख्स का कोरियन वीजा की फोटो कॉपी वो आपने लगानी होती है। उसके अलावा नंबर 3 पे जो ऑफिशियल इनविटेशन लेटर होता है फॉर डिपेंडेंट्स, जो उसमें, और जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, वीजा वहां पे जो वीजा होल्डर होता है उसका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, और जो कोरियन जिसमें आप जो एम्प्लॉयर होता है उसका दिया गया हो वो आपने साथ जो है वो लगाना होता है। उसके अलावा वहां पे आपका जो टैक्स पेमेंट जो सर्टिफिकेट होता है वो भी इसके साथ लगाना होता है। तो ये इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड इसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। अगर तो आपको वीजा नंबर मिल गया तो फिर आपने वीजा नंबर देना है, अगर वीजा नंबर नहीं मिला तो फिर आपको ये जो नीचे जो मैंने आपको बताई है तफसील, जी आपने सबमिट करवानी। ये मैं साथ आपको वीडियो में साथ लगा भी देंगे सारी, तो आपने इसको जो है वो क्या करना है, देख लेना है। तो उम्मीद है आपको ये मेरा व्लॉग जो है वो उन लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगा जो लोग F3 वीजा यानी फैमिली
डिपेंडेंट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये मेरा व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये जनरल इंफॉर्मेशन भी जो कोरिया के बारे में इंटरेस्टेड है उनके लिए भी ये बहुत अहम है। तो दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज।